हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। इस समय मजबूरी है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो हमारा पीवाईक्यू थोड़ा लेट चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी, जैसे मान लेते ये ऑफिशियल पीवाईक्यू तो हो ही रहा था, तो आपका अभी 2 महीने बचे होंगे या फिर 50 से 55 दिन बचे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो उस टाइम तक 11 से लेकर के 25 तक किसी भी कीमत पे आप ऑफिशियल पीवाईक्यू को कम से कम 2 से 3 बार करें, या फिर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट की जो आप ईयर वाइज करें। सब्जेक्ट वाइज अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू है सब्जेक्ट वाइज करने का, तो वो कर सकते हैं। जैसे एक है धर्मेंद्र झाकर सर की आती है, वो सब्जेक्ट वाइज अच्छे दिए हुए हैं। पर यदि अगर आप ईयर वाइज पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो बार बार ऑफिशियल पीवाईक्यू को 11 से लेकर के कम से कम 25 को 2 से 3 बार ज़रूर करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे प्रीलिम्स के, तो हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन जाना पहचाना अनजान नहीं लगेगा, जाना पहचाना लगेगा वो। क्योंकि हमारे लेक्चर में तो वो 11 तक तो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आप सभी पीवाईक्यू कंप्लीट करें। बाकी हम 2022 का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 51 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरित, यानी आरक्षित का मतलब हो गया रिजर्व और आंतरित का मतलब ट्रांसफर्ड, जिसको हस्तांतरित भी बोलते हैं, के विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो आप सभी को याद होगा कि एक्ट 1919 में जो भारत शासन अधिनियम 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसको 2 भागों में बांटा गया था। कि पहले जो है 1919 में प्रांतीय सरकार था। प्रांतीय सरकार के जो कार्य है उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। इसी को द्वैध शासन के कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरक्षित जो था वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के प्रति था, और आंतरिक जो था, जिसको हस्तांतरित भी कहा जाता है, ये मंत्री परिषद के संबंध में था। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विषय जो था इसमें से आरक्षित यानी रिजर्व था, जैसे न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस, इसमें से कौन सा था? तो आज हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही हम बातें करते हैं कि अगर 2 3 से ज़्यादा ऑप्शन वाला हो तो उसमें एलिमिनेशन करके करेक्ट आंसर पे ढूंढना, करेक्ट आंसर ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं इसमें से कोई एक गलत हो गया, अगर मान लेते हैं कि 3 गलत हो गया, तो ये देखो 3 गलत, तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर 2 गलत हो गया, 3 और 4 ऑप्शन वाले में अगर एक भी अगर आप गलत ढूंढ लिए तो आंसर तक तुरंत पहुंच जाओगे। और ये एलिमिनेशन करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। क्योंकि एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा तो पता रहेगा नहीं, तो फिर आप कॉमन सेंस लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे कि हाँ इसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि आंतरिक और आरक्षित ये दोनों का मामला क्या था और इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे। फिर उसके बाद हम ऑप्शन पे आएंगे और हम अपने आंसर की बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919, यह अधिनियम क्यों लाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत ने युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कहा था कि हम स्वशासन का, बाद में अगर मान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हम आपको स्वशासन देंगे, यानी सेल्फ गवर्नमेंट का वादा किया था देने का। आधार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 में था। आधार इसका था 1919 लागू करने का या लाने का। तो ये जो चेम्सफोर्ड था ये गवर्नर जनरल था, और मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था। गवर्नर जनरल मीन्स वायसराय था, क्योंकि 1858 के बाद से गवर्नर जनरल का पद वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था, और वो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट प्रतिनिधि था वो। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में? ब्रिटिश हाथों में। ऑब्वियसली उस टाइम तक ब्रिटिश यही चाह रहे थे, इसीलिए इसे कहते हैं कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी नियंत्रित विकेंद्रीकरण। अब इसी समय आया था डायरकी, यानी द्वैध शासन की बात है। डायरकी का क्या मतलब है कि डाई मतलब 2, आर्की मतलब शासन, यानी द्वैध शासन। तो प्रांतों में 2 प्रकार का शासन हो गया। कौन सा? तो जैसे एक आरक्षित विषय यानी प्रांतीय विषय जो था उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला था आरक्षित, जिसको रिजर्व सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा था आंतरित, जिसको ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित विषय भी कहा जाता है। तो अब आरक्षित का क्या मतलब है? आरक्षित का मतलब है कि अपने पास रखा हुआ कोई ऐसा विषय जिस पे हम कानून बना सकते हैं, उस पे मेरा खुद का हस्तक्षेप हो, तो वो अपने पास जो बहुत ज़्यादा महत्व की चीज़ है, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको अपने पास रख लेंगे, तो वो आरक्षित हो गया। तो आरक्षित वाला जो मामला था, आरक्षित पे जितने भी विषय थे वो ब्रिटिश गवर्नर और कार्यकारी परिषद के पास था। आरक्षित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं थे और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, यानी ये ब्रिटिश गवर्नर और कार्यकारी परिषद के पास तो था, लेकिन ये लोग जो है अगर इससे संबंधित कोई कार्य करते थे तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सा? तो अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषय। तो इसमें जो है स्थानांतरित या सौंपे गए, जो अपने पावर जो है अब जो कम महत्व का है वो सौंप दिए गए। किसको सौंप दिए गए? तो इसमें जो है भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, और ये मंत्री जो थे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ये बात ध्यान रखें कि जो
आरक्षित विषय में जो है कि ब्रिटिश गवर्नर और कार्यकारी परिषद ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे जो मंत्रियों को सौंपे गए वो मंत्री के तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और अपेक्षाकृत कम संवेदनशील विषय थे, यानी जो भी विषय सौंपे गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं, ज़्यादा संवेदनशील विषय नहीं थे वो। अब इससे रिलेटेड प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी प्रांतों में, क्योंकि प्रांतों में दो विषयों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो इसमें गवर्नर सर्वोच्च था, ऑब्वियसली वो सर्वोच्च पावर रखेगा ही। रिजर्व सब्जेक्ट पर जो आरक्षित विषय था उस पर गवर्नर स्वतंत्र था कोई भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर जो हस्तांतरित विषय था जिसके लिए मंत्री उत्तरदायी थे विधानसभा के प्रति, उसमें इंडियन मिनिस्टर की सलाह लेना पड़ता था, लेकिन गवर्नर जो है वीटो कर सकता था। या मान लेते हैं कि कोई कानून उसके पास गया तो वीटो करके अपने पास रख लिया, लेकिन कोई भी कानून पास करने के लिए इंडियन मिनिस्टर की सलाह लेनी पड़ती थी। इसीलिए डायरकी नाम मात्र की थी। नाम मात्र की क्या मतलब, क्योंकि मेन पावर तो किसके पास हो गया, गवर्नर के पास हो गया, हस्तांतरित वो झूठ मूठ का दे दिया मंत्रियों को। केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरकी यानी द्वैत शासन तो प्रांतों में लागू थी। ये ध्यान रखें, द्वैत शासन प्रांतों में लागू थी, जबकि द्वैत शासन अगर 1935 में बात करें तो वो केंद्र में वो प्रावधान किया गया था लागू करने का। तो फिर केंद्र में क्या स्थिति थी, तो केंद्र में कोई डायरकी नहीं था, पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण था। केंद्र की विशेषताएं क्या थी, तो गवर्नर जनरल बहुत शक्तिशाली था, लेजिस्लेचर सीमित अधिकार वाली थी। अगर लेजिस्लेचर की बात करें विधायिका आय की, तो केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय थी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों का परिषद और विधानसभा है। प्रांतीय विधान परिषद की बात करें तो कुछ हद तक निर्वाचित सदस्य, लेकिन शक्तियाँ क्या थी, सीमित थी। तो ध्यान रखें, द्वैत शासन क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन था, जबकि अगर केंद्रीय विधानसभा तो द्विसदनीय थी 1919 में ही। अब यदि 1919 के और विशेषताओं की बात करें, जैसे अगर मताधिकार की बात करें तो सीमित मताधिकार था, केवल जो है संपत्ति, कर या शिक्षा आधारित थी। ये तीनों आधारित था कि संपत्ति के बेस पे मताधिकार दिया जाता था, कर कौन कितना पे कर रहा है उसके बेस पे आपको मत देने का अधिकार दिया गया, फिर आप कितना एडुकेटेड हो उसके बेस पे आपको मत देने का अधिकार दिया। तो आम जनता को मत देने का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, तो सीमित मताधिकार था। ध्यान रखिए, इसमें जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। वित्तीय प्रावधान की बात करें तो बजट पर अंतिम अधिकार किसका होगा, तो गवर्नर जनरल का, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें पावरफुल वही था। भारतीय सदस्य की बात करें तो चर्चा कर सकते थे बजट पर, लेकिन निर्णय नहीं ले सकते थे। यदि इस अधिनियम के संदर्भ में भारतीयों की प्रतिक्रिया देखें, जो समय के लीडर थे क्या क्या प्रतिक्रिया दिए, तो कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था, कांग्रेस का दृष्टिकोण था कि अधिनियम असंतोषजनक है और वास्तविक सत्ता नहीं दी गई। नेताओं की राय में जैसे बाल गंगाधर तिलक क्या कहे कि यह स्वशासन नहीं बल्कि केवल एक भ्रम है। तो अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो डायरकी यानी द्वैत शासन जटिल और अव्यवहारिक था। गवर्नर के पास वीटो पावर था कि असली मेन पावर तो उसी के पास है, कोई कानून पास किया और वो अपने पास वीटो रख लिया। केंद्र में कोई सुधार नहीं किया गया, भारतीय मंत्रियों को वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया, इसीलिए इसे फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहा गया था। तो अब एक जैसे ये बात समझो कि हस्तांतरित विषय हमारा आरक्षित विषय क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो आरक्षित विषय ये बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नर अपने पास रख लिया और कार्यकारी परिषद के पास रख लिया, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अब जैसे हम देखते हैं ये आरक्षित विषय है, आरक्षित किसके पास थे, तो गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद के पास थे, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो जैसे न्याय का प्रशासन, अब मान लेते हैं कोई न्याय करना, न्याय का प्रशासन संभालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो अपने पास रख लिया। फाइनेंस से मुद्दा, वो तो शुरू से ही ब्रिटिश अपने पास रखे हुए थे। भू राजस्व की जिसने भी रेवेन्यू आएगा वो अपने पास रखेगा। सिंचाई से संबंधित, खनिज संसाधन और पुलिस, ये सब क्या था, तो ये सभी अपने पास रखे हुए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। अब हस्तांतरित, जैसे डे टू डे डेली लाइफ में यूज होने वाला, जैसे में शिक्षा वो मंत्रियों को दे दिया कि भारतीय मंत्रियों को लो भाई इस पे आप काम करो। स्वास्थ्य ये आपका काम है, इस पे काम करना। उद्योग ये आपका काम है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। कृषि ये भारतीयों के लिए छोड़ दिया। स्थानीय प्रशासन की लो आप प्रशासन संभालो, पर स्थानीय लेवल पे संभालो, जबकि न्याय प्रशासन खुद संभालेंगे। आबकारी यानी दारू से संबंधित कोई वो ड्रिंक वगैरह से संबंधित, वो सब हस्तांतरित में कर दिया। तो इस तरीके की, अब आप याद तो नहीं रख सकते कि कौन कौन सा आरक्षित था, कौन कौन सा हस्तांतरित था, तो इसमें ध्यान रखें कि आप थोड़ा पढ़े ध्यान से, इसमें दिमाग लगाए कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा है जो अपने पास रख लिया, नॉन इंपॉर्टेंट जो कम इंपॉर्टेंट था वो हस्तांतरित कर दिया। तो कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में अब आरक्षित और हस्तांतरित की बात कर रहा था, जिसमें आरक्षित विषय कौन कौन थे, तो न्याय प्रशासन। अब अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा पढ़ के गए हो, आपको याद नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो कि न्याय प्रशासन इतना न्याय के लिए, अगर चाहे न्याय के प्रशासन के लिए क्या भारतीयों को देगा वो, तो बिल्कुल नहीं देगा। इल्बर्ट बिल विवाद इसी के संदर्भ में हुआ था कि एक तो कोई जज भी भारतीय जज नियुक्त नहीं करने दे रहा था 1878-80 के संदर्भ में, उस टाइम पे। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लेवल पे ब्रिटिश स्वशासन करके क्या करेंगे, उसका शासन करके
इसमें उनको कौन सा उतना फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं रख सकते। भू राजस्व, अब जो रेवेन्यू होगा वो किसी भी कीमत पे भारतीयों को नहीं दे सकते हैं, रेवेन्यू तो अपने पास ही रखेंगे। या फिर पुलिस, पुलिस को किसी भी सिचुएशन में भारतीय मंत्रियों को नहीं दे सकते थे कंट्रोल, क्योंकि सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे तभी तो इसका मिसयूज कर पाएंगे। तो 2 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो आप 2 कर दो, 2 कर दो, सीधे ऑप्शन सी 1, 3 और 4। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप केवल रट करके या पढ़ करके कि कौन सा आरक्षित विषय है, कौन सा हस्तांतरित विषय है, इस पे सॉल्व नहीं कर सकते। आप कॉमन सेंस लगा करके समझिए कि गवर्नर जनरल कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो अपने पास रख सकता था, तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर, मध्यकालीन भारत में एक शब्द है क्या, तो फनम शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? इंग्लिश में भी फनम ही है, तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो क्या फनम जो है पहनावा है, सिक्के है, आभूषण है, हथियार है, क्या है फनम? तो फनम हमारा क्या है, इसमें सिक्का होगा। मध्यकालीन भारत में यदि फनम शब्द का यूज किया गया है तो वो सिक्के के लिए यूज किया गया है। अब थोड़ी इसके बारे में देख लेते हैं, इसका इतिहास क्या है। तो फनम जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सोने के छोटे सिक्के था। ठीक है, किसमें? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था, सोने के छोटे सिक्के को फनम कहा जाता था। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण या वराह था। इसे पोन, हून, परदाव या परदौस या पगौरा भी कहा जाता था। यह पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था। ये ध्यान रखें, यह पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था। इसका वजन जो है 52 ग्रेन का होता था। तो आप ध्यान रखें कि फनम किस में, अभी पूछा है कि फनम क्या था, तो एक सिक्का था वो, पर किससे रिलेटेड था? तो विजयनगर साम्राज्य से, सोने के छोटे सिक्के था ये। ठीक, इसका अन्य नाम में देखें तो पोन हो गया, हून हो गया, परदाव या परदौस या पगौड़ा भी हो गया। सोने के छोटे सिक्कों को परताव या फनम कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। तो ये बात अब ध्यान रखें कि सोने के छोटे सिक्के तो परताव या फनम कहलाता था, तो वो तो क्वेश्चन में दिया है। अब चांदी के छोटे सिक्के क्या कहलाते थे? तार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि चांदी के छोटे सिक्के क्या कहलाते थे? तार। धौरहरे भी चांदी का सिक्का था। धौरहरे भी हो गए, तार और धौरहरे ये चांदी के सिक्के थे। और जित्तल जो शब्द है वो तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। तो तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? जित्तल। तो यदि कंक्लूड करें तो फनम मध्यकालीन भारत में प्रचलित एक छोटी मूल्य वर्ग जिसका वैल्यू कम होता था, लो डिनोमिनेशन की मुद्रा थी, जिसका उपयोग जो है मुख्यतः दक्षिण भारत में दैनिक लेन देन के लिए किया जाता था। इसको फनम या पनम भी कहते हैं। तो हमारा फनम क्या था? एक सिक्का था मध्यकालीन भारत में जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, वो भी दक्षिण भारत से, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र क्या है? तो दक्षिण में ही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। अब आप ध्यान रखें, ये हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आप देखो। इसने पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा तो अधिनियम से पूछ लिया कि 1919 के अधिनियम में। दूसरा, इन्होंने मध्यकालीन भारत में शब्द, अब कोई टर्मिनोलॉजी दे दिया यानी शब्द दे दिया और उसका मीनिंग पूछ लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2022 का ही है कि स्वतंत्रता सेनानी, अब व्यक्तित्व पे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी की भूमिका क्या था या किसी संगठन से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन है पहला बारिंद्र कुमार घोष, दूसरा जोगेश चंद्र चैटर्जी और तीसरा रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन से गद्दर पार्टी के साथ जुड़े थे? यानी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गद्दर पार्टी से जुड़ा था, इसमें से कौन कौन से थे? क्या वो बारिंद्र कुमार घोष थे? क्या जोगेश चंद्र चैटर्जी थे? क्या रास बिहारी बोस थे? तो अब आते हैं गद्दर पार्टी के कौन कौन से जुड़े थे, गद्दर पार्टी का उद्देश्य क्या था, गद्दर पार्टी का स्थापना किया गया था, इसके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। गद्दर पार्टी मूवमेंट, ये देखिए इसका यही लोगो था, साइन। गद्दर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से की गई थी। तो क्रांतिकारी संगठन तो था ही, पर जिसकी स्थापना क्या, तो विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा की गई थी। ये भारत में इसकी स्थापना नहीं की गई थी गद्दर पार्टी की। लक्ष्य क्या था? तो अब उस टाइम पे किसी भी क्रांतिकारी संगठन का लक्ष्य क्या रहेगा? तो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना। यह संगठन विदेश आधारित भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण था, यानी विदेश में आधारित जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसका प्रमुख उदाहरण है ये। अब स्थापना की बात करते हैं तो 1913 में इसकी स्थापना हुआ था। ये डेट ध्यान रखें कि कभी कभी क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया जाता है कि क्रम से सजाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो 1913 में स्थापना हुआ था। स्थान कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। मुख्यालय युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को में। अब जैसे देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो ये ऐसा है कि आप ध्यान रखें। गद्दर शब्द का अर्थ क्या है? गद्दर का मतलब होता है विद्रोह या बगावत। आपने गद्दर मूवी देखी होगी सनी देओल की, तो नाम ही बताता है कि संगठन का रास्ता क्रांतिकारी था, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक का क्या मतलब है? क्योंकि जो नरम दल रास्ता अपना रहे थे वो संवैधानिक रास्ता था कि विद्रोह नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, प्यार से, लेटर से, चिट्ठी लिख करके बातें करनी है। तो अगर इनके प्रमुख नेता की बात करें तो जैसे लाला हरदयाल हो गए, प्रमुख वैचारिक नेता थे। सोहन सिंह भाकना संगठन के पहले अध्यक्ष थे। करतार सिंह सराभा युवा क्रांतिकारी थे। भगत सिंह बाद में गद्दार आंदोलन से वैचारिक रूप से प्रभावित हुए थे।
भगत सिंह जो थे वो गद्दर पार्टी के संस्थापक नहीं थे लेकिन प्रेरित थे। तो इससे जुड़े कौन कौन से थे, तो आप ध्यान रखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा और भगत सिंह। तो यदि इनके संस्थापक की बात करें कि ये गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो पहला नाम आता है लाला हरदयाल, जो प्रमुख वैचारिक नेता थे, विचार इन्होंने दिया था। तो जाकर के फिर उसके बेस पे उसके बाद सोहन सिंह भाकना, ये भी जो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे और ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। तो ये दोनों थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना भी। तो बाकी अगर उसके सदस्यों की बात करें तो जैसे करतार सिंह सराभा, फिर इसमें नहीं दिया हुआ है और है विष्णु गणेश पिंगले, भगत सिंह भी थे। तो ये तो हम समझ ही गए। तो एक और नाम याद रख ले, विष्णु गणेश पिंगले, एक सेकेंड, विष्णु गणेश पिंगले। तो यदि अगली बार यदि संस्थापक से यदि क्वेश्चन आता है तो अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल है तो पहले लाला हरदयाल होगा, यदि लाला हरदयाल नहीं है तो सोहन सिंह भाकना को भी हम टिक कर सकते हैं। तो यही दोनों है इसके गद्दर पार्टी के संस्थापक, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। गद्दर पार्टी की अगर गतिविधियों की बात करें तो गद्दर अखबार निकाला, जिन्होंने भाषा इसमें किस किस भाषा में निकाले, तो पंजाबी में, उर्दू में और हिंदी में इन्होंने गद्दर अखबार निकाला। क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना उद्देश्य था इनका। गद्दर अखबार केवल अंग्रेजी में, गलत है, अंग्रेजी में नहीं निकाले थे इन्होंने। तो ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गद्दर अखबार की भाषा क्या थी, तो पंजाबी, उर्दू और हिंदी थी। तो अब इन्होंने क्या एक्टिविटी किया, तो जैसे ये कह रहे हैं कि भारत वापसी और विद्रोह योजना 1914-15 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, जब ये पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसी समय उन लोगों ने सोचा, जो विदेश में रह रहे थे, कि यही एक मौका है जो भारत में चलेंगे और अंग्रेज़ तो युद्ध में उलझे रहेंगे, तो उसका लाभ उठा करके और हम देश को आज़ाद करा लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाने की योजना, विदेशों से भारतीय क्रांतिकारियों की भारत वापसी और सेना में विद्रोह कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये असफल हो गया था। असफल कैसे, तो ब्रिटिश सरकार ने योजना को विफल किया, कई नेताओं को फांसी, आजीवन कारावास दे दिया। एग्जाम्पल के लिए करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी। इसकी असफल क्यों हुई, अगर कारण की बात करें तो गुप्त योजनाओं का भंडाफोड़ हो गया, जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया और ब्रिटिश खुफिया तंत्र मजबूत था, जिसे पता लगा लिया कि भाई आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है। यदि रास बिहारी बोस की बात करें कि वो कैसे इनसे रिलेटेड थे गद्दर पार्टी से, तो रास बिहारी बोस जो है भारत के क्रांतिकारी थे, जो प्रारंभ में अनुशीलन समिति और बाद में उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। कौन, तो रास बिहारी बोस। गद्दर पार्टी 1913 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो अमेरिका में हुई थी। उद्देश्य क्या था, तो भारत में सशक्त क्रांति लाना। कब जुड़े रास बिहारी बोस, तो 1914-15 के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। यह वही समय था जब गद्दर पार्टी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई कि विदेशों से भारत में आकर के, जैसे अभी हमने पहले देखा, कैसे जुड़े रास बिहारी बोस जी, तो गद्दर पार्टी का भारत में प्लान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही गद्दर पार्टी ने सोचा कि ब्रिटिश सेना व्यस्त है, भारत में विद्रोह का सही समय है। हजारों प्रवासी भारतीय मुख्यतः पंजाब से भारत लौटे। उद्देश्य क्या था, तो भारतीय सेना में विद्रोह कराना। रास बिहारी बोस की भूमिका क्या रही, तो यहीं पर रास बिहारी बोस मुख्य नेता के रूप में सामने आए। गद्दर पार्टी में ने जो है भारत में अपने आंदोलन को संगठित करने के लिए रास बिहारी बोस को नेतृत्व सौंपा। उन्होंने दिल्ली, लाहौर, मेरठ, इन सभी जगहों पे सैन्य छावनियों से संपर्क बनाए रखा, सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया, क्रांतिकारियों को एकजुट किए। 1915 का विद्रोह, यानी योजना क्या था कि 21 फरवरी 1915 को देशव्यापी सैनिक विद्रोह करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि एक गुप्तचर यानी इन्फॉर्मर ने ब्रिटिश सरकार को सूचना दे दी, विद्रोह फेल हो गया। परिणाम क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, जो अभी हमने ऊपर देखा। कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। रास बिहारी बोस का क्या हुआ, तो गिरफ्तारी से बचकर वो जापान भाग गए 1915 में। बाद में वहीं से उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आगे चलकर INA आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। तो गद्दर पार्टी से जो रिलेटेड लीडर सब थे, जैसे ये देखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह ज्ञानी और करतार सिंह साहबा। तो इनमें बारिंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चैटर्जी नहीं थे, तो इसका आंसर होगा केवल डी। बाकी हम इन दोनों के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि बारिंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चैटर्जी की क्या भूमिका थे और ये कौन थे ये। तो बारिंद्र कुमार घोष जो थे एक भारतीय क्रांतिकारी और पत्रकार थे। बारिंद्र कुमार घोष श्री अरविंदो के छोटे भाई थे, अरविंद घोष के। 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष व अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, यानी दोनों ने मिलकर, कौन, तो बारिंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों ने मिलकर के भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी दी गई थी कि क्रांति कार्य कैसे कैसे किया जाए, कैसे कैसे नहीं किया जाए। 1907 में बारिंद्र कुमार घोष ने भूपेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के भाई एवं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के साथ मिलकर बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किन्होंने की, तो बारिंद्र कुमार घोष ने। किसके साथ मिलकर के, तो भूपेंद्र दत्त, जो
स्वामी विवेकानंद के भाई थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। तो इनके भाई का नाम भूपेंद्र दत्त। एवं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन दोनों के साथ मिलकर के अनुशीलन समिति की स्थापना की है। युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना में बारिंद्र घोष का योगदान था। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका 1996 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने शुरू किए। तो बारिंद्र कुमार घोष जो थे वो तो अनुशीलन समिति की स्थापना किए ही, साथ में युगांतर नामक जो समिति की स्थापना हुई उसमें भी उनका योगदान हुआ। फिर उन्होंने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका 1996 में निकाला। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दोनों ने मिलकर के शुरू की। 1906 में बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को मारने की कोशिश की। तो ये डिटेल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो बारिंद्र कुमार घोष की क्या क्या भूमिका रही है, उनके साथ कौन कौन से जुड़े रहे हैं, भूपेंद्र दत्त का क्या कार्य रहा है, तो ये देख रहे हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस, तो हेमचंद्र कानूनगो नामक क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर जो है 1908 ईस्वी में भारत आकर कलकत्ता में मानिक तला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। कौन था? तो यही अलीपुर षड्यंत्र केस है, जिसमें हेमचंद्र कानूनगो क्या करते हैं, तो रूस में जाते हैं, वहाँ से बम बनाने का प्रशिक्षण लेते हैं और भारत आ जाते हैं। 1908 में भारत आकर कहाँ, तो कलकत्ता में मानिक तला में बम बनाने की कारखाना स्थापित करते हैं। मानिक तला पर 1908 में पुलिस ने छापा मारकर अरविंद घोष व बारिंद्र घोष सहित युगांतर समूह के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जो युगांतर समूह से जुड़े हुए थे। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो बारिंद्र घोष थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, किंतु अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में 1909 में छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। 1920 में एक आम माफ़ी के दौरान बारिंद्र को रिहा कर दिया गया और वह पत्रकारिता में करियर शुरू करने के लिए कोलकाता लौट आए। 1923 में वह पांडिचेरी चले गए, जहाँ उनके बड़े भाई रहते थे। कौन? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष ने श्री अरविंदो आश्रम का गठन किया। वे अरविंदो से आध्यात्मिकता और साधना की ओर प्रभावित थे। तो ये बारिंद्र कुमार घोष के बारे में रहा। अब जोगेश चंद्र चैटर्जी, जो 1895 से 1960 का इनका समय काल है, मूलतः जो है बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे जो थे यह बंगाल की अनुशीलन समिति व संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें काकोरी कांड में आजीवन कारावास का दंड मिला था। तो ध्यान रखें, जोगेश चंद्र चैटर्जी और बारिंद्र कुमार घोष दोनों को अलग अलग केस में, जैसे उनको अलीपुर षड्यंत्र केस और इसको जो है रिपब्लिक एसोसिएशन वाला और काकोरी कांड में जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिला था। तो ये रहे हमारे जो कुछ लीडर्स हैं इनके बारे में हमने समझ लिया कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। गद्दर पार्टी से कौन जुड़े थे? तो रास बिहारी बोस जुड़े थे। पर ये दोनों, तो बारिंद्र कुमार घोष के लिए अलीपुर षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास और जोगेश चंद्र चैटर्जी को काकोरी कांड के लिए आजीवन कारावास दिया गया था। पर एक बात ध्यान दें कि जैसे बारिंद्र कुमार घोष को तो आजीवन कारावास की सज़ा तो मिला ही था, लेकिन इन्होंने बाद में जब माफ़ी मांग लिया आम माफ़ी के बाद, तो इनको रिहा कर दिया गया था। तो ये फिर बाद में चले गए अपने बड़े भाई पांडुचेरी में चले गए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 54 नंबर क्रिप्स मिशन के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाए थे, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि हम पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन, अब उसके प्रस्ताव में से पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रस्ताव था या नहीं था। तो अब क्रिप्स मिशन क्या क्या प्रस्ताव किए थे। पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव पेश किया उसमें से कह रहा है कि क्या पहला प्रोविज़न ये था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कि नया संविधान यदि गठित हो गया, नया संविधान सभा, तो यदि मान लेते हैं कि कोई अगर प्रांत स्वीकार नहीं करता है उसको, तो क्या करेगा कि वह मान लेते हैं ब्रिटेन से अलग संधि पर हस्ताक्षर करके कोई और संविधान स्वीकार कर सकता है या फिर अपना अलग बना सकता है। तो क्या ये प्रोविज़न था? तो अब देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन कब आया था, कब नहीं आया था। फिर हमारा पूछ रहा था इसमें से कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में भारत भेजा गया एक प्रस्तावित मिशन था, जिसका पर्पस क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत का समर्थन प्राप्त करना और युद्ध के बाद सीमित स्वशासन का आश्वासन देना था। तो ये भेजा कब गया था? तो आप ध्यान रखें 1942 में। पर्पस क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन प्राप्त करना, ताकि हम उसकी सेना, भारत की सेना अपने युद्ध में शामिल कर सके, और युद्ध के बाद जो है सीमित स्वशासन का आश्वासन देना था। मिशन के प्रमुख प्रतिनिधि तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान भारत की सीमा तक पहुंच चुका था, ब्रिटेन को भारत के सैनिक, संसाधन और राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत थी।
इसी वजह से जो है ब्रिटेन ने भारत को मनाने के लिए यह मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? तो युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। तो युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन आंशिक स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी नहीं, कि हमें आपको स्वतंत्रता तो मिलेगा लेकिन आप ब्रिटिश सम्राट के अधीन ही रहोगे, इसी को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। तो पहला पर्पस था कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देना। फिर दूसरा था कि संविधान सभा का गठन करना। तो अब जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, यह भारत का भविष्य का संविधान बनाएगी। तीसरा था प्रांतों को अलग होने का अधिकार, कि कोई भी प्रांत यदि चाहे तो नए संघ में शामिल न होकर अलग रह सकता है। यही प्रावधान आगे चलकर विभाजन का आधार बना। कौन सा? तो भारत पाकिस्तान के विभाजन का। चौथा था प्रोविजन में कि रक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा। युद्ध के दौरान डिफेंस पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। भारतीय मंत्रियों को इसमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हो गया? तो कांग्रेस की आपत्तियां क्या थी? तो तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिया इन्होंने, कि ये प्रस्ताव में तत्काल स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। डिफेंस पर भारतीय नियंत्रण नहीं, प्रांतों को अलग होने का अधिकार, देश की एकता को खतरा। सही बात है। मुस्लिम लीग की आपत्तियां क्या थी? तो पाकिस्तान की स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई, टू नेशन थ्योरी को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी अपने रीजन से अस्वीकार कर दिया। यदि इसके परिणाम देखें कि क्रिप्स मिशन की असफलता का क्या परिणाम हुआ, तो भारतीयों में भारी निराशा छा गई। ब्रिटिश नीतियों पर अविश्वास उत्पन्न हुआ। इसके तुरंत बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 शुरू हो गया। तो अब इसके प्रस्ताव को डिटेल्ड में देखें तो भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा और एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। यह संघ जो है विदेशी नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। तो पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है और एक संघ की स्थापना की बात कर रहा है ये क्रिप्स मिशन में, और विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि हाँ विदेश नीति में जो भी आप निर्णय ले वो स्वतंत्र हो सकते हो। युद्ध समाप्ति के बाद जो है नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा निर्वाचित व देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी ध्यान रखें कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा जो है निर्वाचित सदस्य होंगे पर देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो हमारा ऑप्शन पहला क्या कह रहा था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। गलत बात है। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों के जो नामित सदस्य ये सही होंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों के नामित सदस्य होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार नए संविधान को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार करेगी। कौन से वो शर्त है? तो जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे पृथक संविधान बना सकते हैं। देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने व पृथक संविधान बनाने का अधिकार है। अब देखिए, एक तो वो कि कोई भी प्रांत यदि संविधान में नहीं शामिल होना चाहे भारतीय संघ में तो वो पृथक संविधान बना सकते हैं, और देशी रियासतें भी यदि भारत संघ से अलग होने का चाहे तो वो पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु प्रावधान किया गया। फिर चौथा प्रोविज़न किया गया कि उक्त व्यवस्था लागू होने तक जो है भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर होगा तथा गवर्नर जनरल की शक्तियाँ जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। युद्ध के दौरान वह कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। कांग्रेस जो है क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस ही देने की बात की गई। प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया, उसके अलावा देशी रियासतों को भी अलग होने का। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सके। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई यदि प्रांत चाहता है कि हम नए संविधान सभा का अंग ना बने, नए संविधान को स्वीकार ना करें, तो ब्रिटेन से अलग संधि पर हस्ताक्षर करके खुद अलग रह सकता था। तो दूसरा प्रोविज़न उसमें दिया गया था सही है, जबकि पहला गलत है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अंत तक बने रहे, यहाँ तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।